Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is July 14, 2020, Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is tie your life to a goal, not to people or things. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Google commits $10 billion to hasten India's digitization. मंडे को गूगल फॉर इंडिया के 6th एडिशन के इवेंट में सुंदर पिचाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड दैट गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $10 billion into India over the next 5 and 7 years. तो अपकमिंग 5 से 7 सालों में गूगल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा अंडर इट्स प्रोग्राम गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड. अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल. आप लोगों से मैंने एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा था बट नन ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस. सो रिमेंबर अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल. तो मंडे को गूगल फॉर इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया. दिस इवेंट वाज द 6th एडिशन ऑफ गूगल और अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन and that event was organized in collaboration with Ministry of Electronic and Information Technology. तो गूगल ने अपना कमिटमेंट अनाउंस किया है कि आगे आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर गूगल डिफरेंट फॉर्म्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट मोड्स के थ्रू इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इन ऑर्डर टू स्पीड अप द डिजिटाइजेशन program of Indian economy. On that event, Google has also shown its commitment to empowering small businesses and building product suited to the country's needs. So Google is looking forward to customize the product and services as per the Indian economy. Now, what is the significance of this announcement or this news? अगर कोई बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में इंडिया में या किसी भी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है, तो दैट इंडिकेट्स द confidence of that individual company or the individual investment on the future of that economy. In this case, it is India. आप एज एन इन्वेस्टर उसी इकोनॉमी में, उसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखता है या इकोनॉमिक ग्रोथ दिखती है. कोई भी इन्वेस्टर किसी ऐसी इकोनॉमी में या किसी ऐसे बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि फ्यूचर में ग्रो करता हुआ नहीं दिख रहा है या जिसको देखकर लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी कोई ग्रोथ नहीं, आगे आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर इकोनॉमी रिसेशनरी कंडीशंस में जाएगी. तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसी इकोनॉमी में, बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता. तो इस टाइम जब इंडियन इकोनॉमी डोल्ड्रम की सिचुएशन में है तो एक बड़ी कंपनी गूगल का इतना बड़ा अनाउंसमेंट कि आगे आने वाले टाइम के लिए इंडिकेट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ गूगल्स कॉन्फिडेंस इनटू द फ्यूचर ऑफ इंडियाज एंड इट्स डिजिटल इकोनॉमी. और जैसा कि हम सभी जानते हैं आगे आने वाला एरा डेटा और IT का ही है. तो एवरी कंपनी इज नाउ प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू अडॉप्ट द अपकमिंग चेंजेस. और अभी तक का गूगल का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में. और कल इस इवेंट में गूगल ने कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात करी और उसमें वहाँ पर उन्होंने ये डिस्कशन दिया कि किस तरह से गूगल कैसे इन्वेस्ट करेगा, किस किस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करेगा. करेंटली गूगल कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडिया की किस तरह से हेल्प कर रहा है, किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है. ऑल दीज आर द इमेज बिल्डिंग, यू कैन से इमेज बिल्डिंग मेजर्स. But the significant news is this, that Google is going to invest the $10 billion into Indian economy to speed up the process of digitization of Indian economy. Key announcements की बात करेंगे तो key announcements क्या हैं actually? Apart from this $10 billion investment, Google has also announced a partnership with CBSE basically to train the 1 million teachers by the end of 2020. तो जिस तरह से पैंडेमिक ने हर इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी उससे अनटच नहीं है. एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डिसरप्शन और चेंजेस आ रहे हैं. अब स्टूडेंट्स, टीचर्स आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डिजिटल टूल्स. तो इस अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए गूगल ने पार्टनरशिप करी है CBSE से. उस पार्टनरशिप में 1 मिलियन टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा फॉर डिजिटल टूल्स.
Apart from that, Google has also granted $1 million for Cavallia Education Foundation to train approximately 7 lakhs teachers. In line with this, Google has also formed the collaboration with Prasar Bharati, basically to help the small businesses use digital tools to grow through the edutainment shows. तो इसी तरह के बहुत सारे अदर अनाउंसमेंट भी गूगल ने किए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटीग्रेशन विद इंडियन इकोनॉमी. और ये आप साइड में देख सकते हैं मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डन बाय गूगल इन इंडिया. तो कार देखो हो गया, सास हो गया, एसएमबी लेंडर, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो, इन सब पर भी गूगल का इन्वेस्टमेंट है. और ये हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक है गूगल का. Apart from all these investment, $10 billion investment is going to increase the collaboration between Indian digitalization program and Google's product and services. So the investment announcement done by Google at this pandemic situation may increase the investors' sentiments and confidence into Indian economy. Now look at into the article number 2 given on page number 1. CPI inflation picks up to 6.1% in June. As per the official data released on Monday, consumer price index CPI based inflation for June stood at 6.09%. We have already discussed about consumer price index, wholesale price index. अब आपका आज का क्वेश्चन ये कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन और कौन ये डेटा पब्लिश करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशन ऑफ दिस डेटा. सो कम बैक टू द न्यूज. इन द मंथ ऑफ जून कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन 0.9% पर फॉल करी है, जो कि प्रीवियस मंथ से कंपेरेबल नहीं है. क्यों कंपेरेबल नहीं है? इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस न्यूज एज वेल दैट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मे डेटा वॉज नॉट पब्लिश्ड फॉर CPI. क्यों नहीं पब्लिश हुआ था अप्रैल और मई के मंथ का डेटा? क्योंकि उस समय डेटा कलेक्शन में डिफिकल्टी थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. स्टाफ अवेलेबल नहीं था, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ओपन नहीं थे जहां से डेटा कलेक्ट किया जा सके, जिसकी वजह से अप्रैल और मई का डेटा अवेलेबल नहीं था. बट एज पर द RBI टारगेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इन्फ्लेशन टारगेट होता है, वो कितना होता है? 4%, 4% प्लस माइनस 2. तो एज पर दैट टारगेट द इन्फ्लेशन ऑफ जून मंथ इज क्वाइट हायर. अगर आप देख सकते हैं अगर हम प्लस माइनस 2 करें 4% में भी तो +2 मीन्स 6 इज द अपर लिमिट एंड प्लस -2 मीन्स 2 इज द लोअर लिमिट. तो 2 to 6% की जो रेंज है उसके बीच में इन्फ्लेशन फॉल करना चाहिए एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट बैंड. या इसको आप कहीं कहीं MPC इन्फ्लेशन बैंड भी के भी नाम से सुनेंगे. MPC इन्फ्लेशन बैंड मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, कब आई है, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे. अभी अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टारगेट बैंड भी है, इन्फ्लेशन बैंड के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं. तो अगर ये अपर एंड में है, आप देखें 6 मैक्सिमम रेंज है तो 6.09% ये अपर रेंज में फॉल कर रही है, अपर एंड में फॉल कर रही है. तो एक्सपर्ट आर सेइंग दैट दिस इन्फ्लेशन और दिस CPI बेस्ड इन्फ्लेशन में lead to another rate cut by RBI. Why? Because currently the focus of RBI or the MPC is not the inflation but actually economic growth. So RBI can take the chance to go for another rate cut because this inflation is not very much high. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि हो सकता है जो नेक्स्ट रिव्यू हो MPC की मीटिंग हो, रिव्यू मीटिंग, उसमें RBI एक बार फिर से रेट कट पे जाए इन ऑर्डर टू बूस्ट द डिमांड, क्योंकि अभी तक जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोलेबल है. एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन आई है CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है
ये जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा, इससे कि डिमांड सप्रेस रही काफ़ी टाइम तक, सडनली डिमांड इंक्रीज हुई जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हुई या अनलॉक 1.0 हुआ, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि दैट RBI कैन गो फॉर अनदर रेट कट। ऑन द अदर हैंड फ्यू एक्सपर्ट आर सेइंग दैट RBI may retain the same benchmark rate rather than going for another cut। तो ये तो देखने की बात है कि MPEC रेट कट पे जाती है कि या इसी जो करंट रेपो रेट चल रहा है उसको ही रिटेन करती है। अगर आपको याद हो तो रेपो रेट कट का, रेपो रेट इंक्रीज करने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मनी सप्लाई पे, ये भी मैं पिछली कई न्यूज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ फिर से एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक सिंपल टर्म्स, एक नॉर्मल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, पब्लिक के हाथ में मनी है, सफिशिएंट मनी है, जिसकी वजह से डिमांड है। सप्लाई उतनी एफिशिएंटली या उतनी स्पीड में नहीं बढ़ पा रही बिकॉज ऑफ सर्टेन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। बट चूंकि पब्लिक के हाथ में मनी है, कैश है, जिसकी वजह से डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही। तो RBI अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहे तो क्या चाहेगा, RBI का ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि पब्लिक के हाथ में मनी जो है या जो मार्केट में मनी सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो। जैसे ही मनी सर्कुलेशन रिड्यूस होगा वैसे ही डिमांड भी फॉल करेगी, और जैसे ही डिमांड फॉल करेगी तुरंत मार्केट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन है वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि फिर डिमांड बिलो हो गई, सप्लाई साइड, जो सप्लाई साइड है वो उसको मीट आउट कर लेगा और एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जिससे कि इन्फ्लेशन लो हो जाएगी। और इसी का वाइस वर्सा होता है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लो होती, 2% से भी कम इन्फ्लेशन है, जो RBI का टारगेट है 2 to 6 की रेंज है, टारगेट बैंड है, अगर 2 से भी कम इन्फ्लेशन आ रही, मे बी 1.5, 1.6, तो RBI क्या चाहेगा, RBI चाहेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन 2 to 6 के रेंज में ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन की कंडीशन भी किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। इन्फ्लेशन को एक रेंज में रहना होता है बिकॉज देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड GDP। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे GDP बढ़ती है इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो RBI को या जो सेंट्रल बैंक्स उनको कई बार ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि कितनी इन्फ्लेशन तक वो मैनेज कर पाएंगे या कितना GDP उनको चाहिए, कितनी इन्फ्लेशन तक। तो कई बार ट्रेड ऑफ होता है कि ठीक है इतनी इन्फ्लेशन ओके है बट हमें इतना GDP चाहिए ही चाहिए। दैट इज़ वाई दिस रेंज, कोई फिक्स नंबर क्यों नहीं है, रेंज इसीलिए रेंज दी गई है कि 2 से 6, और जो आइडल है वो 4% है। जीरो क्यों इन्फ्लेशन नहीं रखेगी, क्योंकि जीरो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। मैंने यही कहा कि डिफ्लेशन कंडीशन जो होती है, डिफ्लेशनरी कंडीशन, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। जनरली आप सुनेंगे कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो, तो महंगाई क्यों हो रही है, क्योंकि महंगाई इज द इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, वो जीरो है या माइनस में है, तो वो इकोनॉमी रिसेशन में होती है। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो दैट्स अ इंडिकेशन ऑफ, जनरली इन नॉर्मल सेंस इट इज एन indication that economy is growing. That is why RBI or the MPC has made this range 2 to 6%. तो अगर इन केस ये जो इन्फ्लेशन है ये 2 से नीचे जा रही है, बहुत ज़्यादा बिलो या 1 आ गई, 1.6 आ गई, इन दैट केस what RBI will do, RBI means MPC will do, MPC may go for increase in money supply। वो सारे अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MCLR, सबको इस तरीके से यूज़ करेगी कि पब्लिक के हैंड में मनी सप्लाई बढ़े। जनरली कैसे होता है, रेट कट्स, जब बोलते हैं रेट कट्स की RBI ने, जिससे कि लोन सस्ता हो गया, लोन सस्ता हुआ तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा लोन लेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, पब्लिक के हाथ में मनी आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन फिर से बूस्ट अप कर जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन कम होती है, इन दैट केस इन नॉर्मल सिचुएशन RBI विल गो फॉर रेट कट्स। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है देन RBI मे गो फॉर इंक्रीज इन रेपो रेट। ये रेट कट स्टूडेंट जनरली लिखा होता है जहाँ पर, तो इसका मतलब होता है रेपो रेट। तो इस तरह से RBI और MPC इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी जो CPI इन्फ्लेशन है
वो इस मंथ का, जून मंथ का 6.09 है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, अपर एंड पर है। तो आरबीआई एक चांस और ले सकती है फॉर गोइंग अनदर रेट कट, क्योंकि आरबीआई के लिए अभी फोकस पॉइंट इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का अभी फोकस पॉइंट नहीं है। अभी फोकस पॉइंट आरबीआई का और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका है ग्रोथ को पिकअप करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो हो सकता है कुछ बढ़ती हुई इन्फ्लेशन या इस 6% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको ब्रीच करते हुए आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बूस्ट करे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फूड इन्फ्लेशन, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, जो कि जिसका डेटा हर मंथ पब्लिश हुआ है फ्रॉम मार्च टू जून, तो उसकी भी अगर आप देखें तो मई के कंपैरिजन में जून में इन्फ्लेशन डाउन हुई है। मई में यही CFPI का जो डेटा था वो 9.2% था, जून में ये फॉल करके 7.87% तक आ गया। इट मीन्स कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी ईज आउट हो रहा है इन अपकमिंग मंथ। तो उसको देखते हुए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दैट आरबीआई कैन टेक द अनदर चांस। और अगर हम बात करें टारगेट की, इससे पहले ये जो 2 to 6% का जो इन्फ्लेशन बैंड था, इसका टारगेट इस जून से पहले कब ब्रीच हुआ था? अगर हम ध्यान से देखें तो फरवरी में ये टारगेट पहले भी ब्रीच हो चुका है। फरवरी में जो इन्फ्लेशन थी वो 6.58% तक जा चुकी थी, अपर हैंड से कई ज़्यादा या अपर एंड से कई ज़्यादा। हालांकि मार्च में ये फिर से रेंज में आ गई थी, दैट इज 5.84% पर आ गई थी। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई अपने डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और आरबीआई और एमपीसी का प्राइमरी टारगेट नॉर्मल सिचुएशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल ही होता है। हालांकि आरबीआई के इस फंक्शन पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। एमपीसी अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ, इससे पहले एमपीसी नहीं था, आरबीआई की मोनोपॉली थी इन सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पर। बट धीमे धीमे कई बार ऐसा हुआ, क्लैशेस जनरेट हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। लेटर ऑन एमपीसी का प्रोविजन आया, एमपीसी इस्टेब्लिश करी गई। अब ये एमपीसी डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से फंक्शन करेंगे, इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन, तो रिटेल इन्फ्लेशन जैन के मंथ में 7.59 थी, फरवरी में ये फॉल करके 6.58 आ गई, मार्च में अनदर फॉल करके रेंज में आ गई 5.84%। and the data was not published for the month of April and May due to the inadequate data collection during lockdown. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on पेज नंबर 4। FDI reforms needed more than opening up of sectors, expert। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉन्डर कर रही है कई सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को एफडीआई के लिए ओपन करने के लिए। एंड द प्रपोजल ऑफ ओपनिंग नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर एफडीआई इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, बट एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट it is not only that opening of economic sector is going to help, but the active reforms to make the investment easier on ground and easing out of the complex and ever changing regulations are the need of the hour। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि सिर्फ सेक्टर ओपन करने से कुछ नहीं होने वाला। there are certain complex issues, ever changing regulation that actually require heed by government। क्योंकि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी में रिसेंटली एफडीआई के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, आपको पता है हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, बॉर्डरिंग नेशंस को लेकर के एफडीआई नॉर्म्स चेंज हुए, ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेकर के एफडीआई नॉर्म्स चेंज हुए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस स्कीम्स को भी लेकर कई सारे कन्फ्यूजन है, गूगल टैक्स या डिजिटलाइजेशन लेवी को लेकर भी कई सारे कन्फ्यूजन है कंपनीज के अकाउंटिंग सिस्टम में। तो इन सारे इश्यूज को लेकर के एक्सपर्ट का ये कहना है कि सिर्फ सेक्टर्स को ओपन कर देना और उनमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा जस्ट बाय ओपनिंग द सेक्टर इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी। देयर आर सर्टेन रूट कॉजेज, देयर आर सर्टेन डेड वुड दैट एक्चुअली रिक्वायर अटेंशन। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे लेबर लॉज रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हालांकि अब लेबर लॉज को कोडिफाई करके गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को ईज आउट कर दिया है। नो फिक्स्ड एफडीआई नॉर्म्स, ये सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है कंपनीज जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया के लिए रेस करते हैं कि इंडिया में बहुत जल्दी एफडीआई नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह के जो एवर चेंजिंग रेगुलेशंस होते हैं जो एफडीआई को लेकर के, उस पर्टिकुलर इशू को भी एड्रेस करना
बहुत ज़रूरी है, जिससे उससे पहले कि आप किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेक्टर को एफडीआई के लिए ओपन करें। करंटली सेंटर इज लुकिंग टू further relax the FDI norms in sectors such as insurance and railway operations। रेलवे के लिए हमने रिसेंटली सुना है कि 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंडर इनवाइट करेगी फॉर रनिंग सर्टेन प्राइवेट रूट्स और द प्राइवेट ट्रेन्स। और इंश्योरेंस को भी लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स करने के लिए पॉन्डर कर रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल के लिए एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स करने का जो प्रपोजल है उसको एक्टिवली कंसीडर कर रही है। क्योंकि इन सारे सेक्टर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में कैप लगा हुआ है, रेलवे ऑपरेशंस में तो अलाउ ही नहीं था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब रिसेंटली कुछ प्रपोजल्स के थ्रू पहले अलाइड एक्टिविटीज़ में अलाउ किया गया प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, अब कोर ऑपरेशंस में भी अलाउ किया जा रहा है प्राइवेट एंटिटीज़ को, प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट टाइम स्पैन में कई सारे सेक्टर्स को ओपन अप कर रही है। अगर आप पिछले कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में चेंजेस या पॉलिसी में चेंजेस देखें तो कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, इनैक्टमेंट ऑफ आईबीसी, ईजिंग आउट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इन सबको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नॉर्म्स को रिलैक्स किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स थी वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई थी। बट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं अभी कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बिफोर एक्चुअली गोइंग फॉर ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड एज पर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, few sectors have been identified there was a huge potential for India to cut its import dependency। तो अभी कुछ ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर इंडिया की करंटली इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बट उन सारे सेक्टर्स में पोटेंशियल है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया उनमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करके एक्सपोर्ट को बूस्ट करके इंडिया कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करे और एक एक्सपोर्ट हब बन करके सामने आए। एंड 12 सेक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट आर फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, लेदर एंड शूज, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, mask, sanitizer and ventilators। So all these 12 sectors have been identified where government of India is moving with the faster pace to decrease the dependency on import and increase the domestic manufacturing capacity। तो इन सारे सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे एफडीआई नॉर्म्स में चेंज फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। IBA to resume talks with union on wage revision। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में वेज रिवीजन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए पे कमीशन नहीं फॉर्म होते, एक्चुअली यहाँ पर बाई पार्टाइट होता है। ये आप याद रखेंगे जब भी जो 6 आप सुनते रहते होंगे ना, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, उनके जो भी रिवीजन होते हैं, वेज इंक्रीमेंट्स होते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होते। बैंकिंग sector, banking industry has their separate bipartite mechanism for wage revision or salary revision। बाईपार्टाइट मीन्स जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, बाईपार्टाइट मीन्स यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं। 2 पार्टीज कौन सी? एक मैनेजमेंट की यूनियन होती है और एक लेबर की यूनियन, जिसको हम ट्रेड यूनियन जनरली बोलते हैं। तो ये दोनों ही यूनियन या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं और नेगोशिएशन के बेसिस पर फर्दर वेज रिवीजन या वेज इंक्रीमेंट डिसाइड होता है। ये तो बात हो गई कि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से वेज रिवीजन होता है, बाई पार्टाइट होता है, याद रखेंगे। आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ बेसिकली इस बात पर है कि वेज रिवीजन जो कि नवंबर 2017 से ड्यू है, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस हैं, तो जो वेज रिवीजन ड्यू है नवंबर 2017 से बैंकिंग इंडस्ट्री में, उस वेज रिवीजन के लिए जुलाई 22 को फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है आफ्टर पेंडेमिक।
ये याद रखेंगे, आफ्टर पेंडेमिक फर्स्ट मीटिंग है, ऐसा नहीं कि इससे पहले इस वेज रिवीजन के लिए मीटिंग नहीं हुई है, इससे पहले भी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल डिसीजन या यूनानिमस डिसीजन पर दोनों ही पार्टीज नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि वर्कर्स की डिमांड कुछ और है और मैनेजमेंट का जो ऑफर है वो कुछ और है। तो बैंक्स में हर 5 साल में बाईपार्टाइट होता है, उस बाईपार्टाइट में नेगोशिएशन होता है, दोनों पार्टीज मैनेजमेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन आपस में बैठ के नेगोशिएट करते हैं और वेज रिवीजन डिसाइड करते हैं, इंक्रीमेंट डिसाइड करते हैं। तो जो लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था या जो वेज सेटलमेंट हुआ था वो मई 2015 में हुआ था फॉर द पीरियड ऑफ नवंबर 2012 टू अक्टूबर 2017। तो 2017 तक का वेज रिवीजन हो चुका था जो मई 2015 में ही फाइनलाइज्ड हो गया था। लेकिन 2017 के बाद जो नवंबर 2017 में ड्यू था डेट फॉर अनदर बाईपार्टाइट इन ऑर्डर टू गो फॉर द wage revision and wage settlement for the period of November 2017 to October 2022। तो जो नवंबर 2017 से ड्यू बाईपार्टाइट है उसकी फर्स्ट मीटिंग, पैंडेमिक के बाद की फर्स्ट मीटिंग जुलाई 22 में होने जा रही। हालांकि इससे पहले भी इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो बाईपार्टाइट होनी थी वो कई बार हुई, बट उस बाईपार्टाइट में कोई भी यूनानिमस डिसीजन नहीं लिया जा सका। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर 2017 से जो लेबर क्लास है बैंक्स में, जो लेबर सेक्शन है उसका इंक्रीमेंट ड्यू है, जिसको लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्ट्राइक पर चले जाती है ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन। वो बेसिकली इसी जो बाईपार्टाइट है उसको लेकर के, जो कि एक्चुअली नवंबर 2017 से ड्यू है और इस समय जुलाई 2020 आ गया है। तो जुलाई 22 में जो मीटिंग होगी उसमें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स को, और जो ट्रेड यूनियन है उससे कई सारे एसोसिएशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट करेंगे इन नेगोशिएटिंग कमेटी। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस मीटिंग्स, तो IBA ने अपना जो ऑफर था वो बढ़ा करके 15% हाइक करके दिया था, 15% 15% हाइक ऑन पे स्लिप कॉस्ट पर 15% का हाइक ऑफर किया था प्रीवियस मीटिंग में IBA ने। और अगर हम बात करें उससे पहले वाली मीटिंग, तो उससे पहले वाली मीटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 2% का जो ऑफर था वो 2% हाइक का ऑफर दिया था IBA ने, जिसको लेकर के ट्रेड यूनियन बहुत फ्यूरियस हो गई थी और उन्होंने इमीडिएटली स्ट्राइक का अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसके बाद अनदर मीटिंग हुई, उस अनदर मीटिंग में 2% से बढ़ाकर 15% का हाइक ऑफर किया। बट कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसमें यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पाया और एग्रीमेंट स्टैब्लिश नहीं हुआ बिटवीन टू पार्टीज। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है पे स्लिप कॉस्ट। IBA ने ऑफर किया था 15% हाइक टू ऑल ट्रेड और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन पे स्लिप कॉस्ट। पे स्लिप कॉस्ट मीन्स इसको कई बार पेरोल कॉस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट दैट इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू कॉम्पनसेट इट्स एम्प्लॉयज। तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कॉस्ट आती है, मीन सारे बेनिफिट्स को मिला करके एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन प्लस द एम्प्लॉयर्स पेड पोर्शन ऑफ ऑल पेरोल टैक्सेस, इन सब को मिलाकर 15% का हाइक दिया था, जिसको लेकर के ट्रेड यूनियन का जो एग्रीमेंट था वो नहीं बन पाया था प्रीवियस मीटिंग में। हालांकि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो बैंक का मैनेजमेंट है, उसने इस 15% को कंसीडर करते हुए एक मंथ की एडहॉक सैलरी भी एक्स्ट्रा दे दी थी लेबर क्लास को, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर 15% पर नेगोशिएशन या एग्रीमेंट नहीं बन पाया। रिमेंबर स्टूडेंट, पे स्लिप कॉस्ट इंक्लूड ऑल द सैलरी एंड द अदर कंपोनेंट, पेंशन, पेड लीव, PF, gratuity, FICA taxes, unemployment insurance program, everything is included in this 15%, जिसको लेकर के ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर रही थी। हालांकि अगर हम इस 15% की ही बात करें तो इस 15% का ही केवल जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन आएगा बैंकिंग सेक्टर पर, बैंक पर, मैनेजमेंट पर, वो अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ का आएगा, 8,000 करोड़ का आएगा। तो ऑलरेडी 15% अगर इंक्रीमेंट देता है बैंक तो उसकी कॉस्ट बैंक को 8,000 करोड़ तक बियर करनी पड़ेगी, जबकि जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर डिमांडिंग मोर, अप्रॉक्सीमेटली 40%।
तो अब ये जुलाई 22 की जो मीटिंग है ये कितनी सक्सेसफुल होती है ये आगे देखने वाली बात है. ऑल दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू कैन गो विद, ऑल्दो आई हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इनटू न्यूज. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6. आरबीआई रिजर्व्स टू रिकैप बैंक्स एक्सपर्ट्स डिवाइडेड. इंक्रीजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेस की कंडीशन को देखते हुए आरबीआई ने बैंक्स को पहले से ही डायरेक्शंस दे दिए हैं कि बैंक शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट एंड शुड नॉट वेट फॉर एनी इवेंट टू हैपन बट एक्टिवली रेज द कैपिटल टू इंश्योर द फाइनेंशियल रिजिलियंस. जैसा कि हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कई सारी न्यूज़ में कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जैसे ही मोराटोरम पीरियड ख़त्म होगा, चाहे वो अगस्त में ख़त्म हो, चाहे वो सितंबर में ख़त्म हो, चाहे वो दिसंबर में ख़त्म हो, जैसे ही मोराटोरम पीरियड ख़त्म होगा जो नंबर ऑफ डिफ़ॉल्टर्स हैं, लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो बढ़ेंगे और इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स के एनपीएस भी सडनली इंक्रीज़ होंगे. अगर आज आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो आज की ही न्यूज़ में आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि प्री कोविड सिचुएशन यानी कोविड-19 की सिचुएशन से पहले भी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स थे एज पर द आईबीए डेटा. तो इस पैंडमिक की सिचुएशन में हो सकता है ऐसे बहुत सारे डिफॉल्टर, ऐसी बहुत सारे सिक यूनिट्स, ऐसे बहुत सारे एनपीए जो कि प्री कोविड की सिचुएशन से पहले भी एनपीए थे वो हाइड हो गए हों या कवर अप हो गए हों. बट जैसे ही ये मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंशन खत्म होगा वैसे ही नंबर ऑफ एनपीए और द लोन डिफॉल्टर्स विल इंक्रीज. तो उस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्ति कांता दास ने बैंक्स को पहले ही वार्न कर दिया है दैट बैंक शुड नॉट वेट फॉर एनी इवेंट टू हैपन but to actively ensure that they should provision the additional capital for good or strong financial resilience. तो बैंक्स पहले से ही तैयार रहें आगे आने वाली सिचुएशन के लिए और जिसके लिए एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट या कैपिटल प्रोविजनिंग अभी से कर दी जाए. बैंक अपने अपने बुक्स के अकॉर्डिंग ये एनालाइज कर लें कि कितना एनपीए हो सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल चांसेस ऑफ एनपीए और उसके लिए कैपिटल प्रोविजनिंग अलग से कर दें, अभी से ही करना शुरू कर दें. तो मंडे को इकोनॉमिक और बैंकिंग कॉन्क्लेव में मिस्टर शक्ति कांता दास ने कहा है कि बिल्डिंग बफर्स एंड रेजिंग कैपिटल विल बी क्रूशल फॉर क्रेडिट फ्लो एंड रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. मीटिंग द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ऑल्दो उनका ये कहना है कि बहुत केवल यही आप कैपिटल रिक्वायरमेंट या कैपिटल प्रोविजनिंग ही एक मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा सर्टन अदर फैक्टर्स, सर्टन अदर decisions or conditions are important or required for financial stability, but as of now bank should maintain the additional capital for any अनसीन और अनप्रिडिक्टेड इवेंट टू हैपन. यस बैंक ने भी इसी, अगर आप पेपर को पढ़ेंगे इकोनॉमिक अफेयर का पेपर पढ़ेंगे, आप जो पोर्शन पढ़ेंगे पेज नंबर 4 पे, तो उसमें आप देखेंगे यस बैंक ने ऑलरेडी बोला है कि अगर यस बैंक कोविड-19 इंड्यूस जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कैपिटल प्रोविजनिंग में जाता है तो यस बैंक का 1% कैपिटल उसी प्रोविजनिंग कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोविजनिंग है उस पर चला जाएगा. तो इसी तरह जो और भी बड़े बैंक्स हैं, स्पेशली जो डी-सिप बैंक्स हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस बैंक या डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंस बैंक जिनको DSIB बोलते हैं, उन सबको और ज़्यादा कैपिटल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. ये टर्म स्टूडेंट आप याद रखेंगे, डी, कैपिटल आई, कैपिटल डी, कैपिटल एस, कैपिटल आई, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंस बैंक. तो इस तरह के जो बैंक्स हैं इनको बोलते हैं टू बिग टू फेलियर. तो इस तरह के बैंक्स को भी एडिशनल कैपिटल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर द financial resilience and in order to prepare themselves for any vulnerabilities. बट एक्सपर्ट्स का इस पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. एक्सपर्ट इस कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यूज है, गवर्नमेंट का जो कॉफर है वो ऑलरेडी ड्राई चल रहा है. गवर्नमेंट खुद अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिवेन्यू कलेक्शन. तो जो एडिशनल प्रोविजनिंग बैंक्स करेंगे, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स करेंगे, उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये एडिशनल कैपिटल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा ये एडिशनल कैपिटल? क्या वो अपने ही कैपिटल से प्रोविजनिंग करेंगे?
So experts are saying that who will provide the capital to the banking public sector banks that run 70% of the country's banking need. Public sector banks country की 70% banking needs को fulfill करते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑलरेडी रिवेन्यू ड्राई अप है. देन हु इज गोइंग टू एक्चुअली रिकैपिटलाइज द बैंक फॉर दिस एडिशनल प्रोविजनिंग. और जब तक कि बैंक्स को कैपिटल नहीं मिलेगा, बैंक्स कैन नॉट गो फॉर एडिशनल प्रोविजनिंग. और अगर अपने ही कैपिटल से प्रोविजनिंग करते हैं, अवेलेबल कैपिटल से, दैट विल अफेक्ट द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द बैंक, एंड दैट लेंडिंग एबिलिटी और द डिक्रीज लेंडिंग कैपेबिलिटी और डिक्रीज क्रेडिट ग्रोथ मे नॉट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ और मे अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर लैंड करेंगे ही नहीं बैंक, क्रेडिट ग्रोथ बैंक की डाउन हो जाएगी, लोन डिसबर्समेंट होगा ही नहीं, देन हाउ दिस इकोनॉमी विल रिकवर आफ्टर दिस पैंडेमिक. तो इस समय बैंक्स को भी कैपिटल या रीफाइनेंसिंग की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है. सो बोथ कैपिटल और द फाइनेंस इज नीडेड फॉर प्रोविजनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बैड लोन्स और एंटीसिपेटरी बैड लोन्स ऑन द अदर हैंड टू इंक्रीज द क्रेडिट ग्रोथ और फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रेडिट बुक. दोनों ही चीजों के लिए बैंक्स को कैपिटल की जरूरत है. तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर ही कह रहे हैं कि बैंक शुड गो फॉर एडिशनल कैपिटल प्रोविजनिंग, दैट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज द मेजर क्वेश्चन मार्क एज पर द एक्सपर्ट्स. And as per the International Monetary Fund, in mid-April expected the general government debt of India to raise 74.3% of gross domestic product in calendar year 2020, जो कि पिछले साल 71.9% था. 3% का इंक्रीमेंट दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनरल डेट में एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. एज पर द एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, रिवेन्यू ड्राई अप हो रहा है. जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें एनपीओ ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. आगे आने वाले टाइम में भी एक्सपर्ट का ये कहना है कि एनपीए बहुत तेज़ी से बढ़ेगा जैसे ही ये मोराटोरियम पीरियड ख़त्म होगा. बैंक्स को कैपिटल प्रोविजनिंग के लिए बोल दिया गया है. क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंक्स की वो बहुत डिसमिसल है. तो इन सबको देखते हुए इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको प्रिडिक्ट कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो एक्सपर्ट का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, अगर आरबीआई ये चाहता है इकोनॉमी रिकवर करे, तो बैंक्स को लेंड या मोर लेंडिंग या उनकी क्रेडिट ग्रोथ को इंक्रीज करना पड़ेगा. और वो कब इंक्रीज होगी? जब बैंक्स के पास एडिशनल कैपिटल होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को रीफाइनेंस या रिकैपिटलाइज करे. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. निफ्टी फर्म्स में सी ओवर 25% प्रॉफिट डिप इन Q1. जैसा कि हम सभी को पता था, अप्रैल, मई, जून, अप्रोक्सीमेटली ऑल दीज 3 months इकोनॉमिक शटडाउन रहा. और इवन अप्रैल के मंथ में तो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक शटडाउन था. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लोज डाउन थी, जिसकी वजह से निफ्टी फर्म्स का Q1 का जो प्रॉफिट है वो 25% तक डिक्लाइन कर गया है. ये आप ग्राफ में देख सकते हैं. रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन टू एसिलरेट, ये इमीडिएटली फॉल करता हुआ दिख रहा है आपको, रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन. इसी तरह डबल डिजिट डिप्स इन अर्निंग्स में भी बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला है निफ्टी फर्म्स में. ये जो रेड ग्राफ है, रेड लाइन दैट इज फॉर एक्स बैंक एंड फाइनेंशियल्स, एंड द ग्रीन लाइन और द ग्रीन बार इंडिकेट्स द ऑल निफ्टी फर्म्स. तो रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन -30.6% तक फॉल किया है एज पर द June 30 और द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20. और जो अर्निंग्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली -38.9% तक फॉल करी हैं एज पर द Q1 ऑफ निफ्टी फर्म्स. तो ये इकोनॉमिक शटडाउन जो हुआ मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 months में, उसका इम्पैक्ट हमें जून के Q1 के फाइनेंशियल्स में देखने को क्लियरली मिल रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज. वोडा आइडिया मूव्स टीडी सैट ओवर कप्स ऑन प्रीमियम प्लान्स. रिसेंटली आपने एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, एक प्रीमियम प्लान का प्रोविजंस चला रही है कंपनी. प्रीमियम प्लान्स मींस दे प्रीमियम कस्टमर. आपने एयरटेल का भी प्लैटिनम का ऐड देखा होगा, एयरटेल प्लैटिनम का. तो उस तरह के प्रीमियम कस्टमर्स को कुछ एडिशनल सर्विसेज, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने का
प्रोविजन है उस तरह की सर्विसेज में। तो रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने एक पोस्ट पेड प्लान रेडेक्स लॉन्च किया था, जिसके उसमें जो कस्टमर थे उनको 50% फास्टर डेटा स्पीड मिलेगी बिसाइड अदर बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। अदर बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस क्या थे, जैसे कि अनलिमिटेड डेटा कॉल्स, प्रीमियम कंटेंट, इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज एक्सेट्रा। इसी तरह से भारती एयरटेल ने भी प्लैटिनम एक प्रीमियम सर्विस लाई थी फॉर देयर प्रीमियम कस्टमर्स। उसमें भी जो प्लैटिनम कस्टमर्स होंगे एयरटेल के, उनको 4G स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में मिलेगी इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी कस्टमर और अदर कस्टमर। तो इन सारे प्रीमियम प्लान्स को लेकर के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों ही कंपनीज वोडाफोन और एयरटेल को रिटन कम्युनिकेशन किया था और बोला था कि इस तरह के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, डिस्क्रिमिनेटरी सर्विसेज हैं, इन तरह की स्कीम्स को इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए और अभी के लिए इस तरह के प्लान्स को होल्ड कर दिया जाए टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो उसी ट्राई के ऑर्डर के अगेंस्ट वोडा आइडिया अब टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया है ट्राई के अगेंस्ट केस लेकर के। And Voda Idea has challenged the TRAI's sudden direction to discontinue the premium services which were launched last year. जिसपे वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि कैसे ट्राई ने एक रेगुलेटरी डिक्टेट पास कर दिया बिना कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। उन्होंने कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज ऑन दिस प्रीमियम सर्विसेज। हालांकि एयरटेल ने इस पर अभी भी कोई कॉल नहीं करी है कि एयरटेल का क्या नेक्स्ट मूव होगा इस तरह की प्रीमियम सर्विसेज को बैन करने को लेकर के। फिलहाल के लिए वोडा आइडिया TDSAT मूव कर गया है और वोडा आइडिया करंटली TDSAT से डिमांड कर रहा है कि इस जो प्रोसेस ये स्पीडी इसकी हेयरिंग करी जाए, इस पिटीशन की जो हेयरिंग है वो स्पीडी करी जाए, जल्दी से जल्दी करी जाए। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इस पर्टिकुलर केस की हेयरिंग होगी, फर्स्ट हेयरिंग होगी, जिसको वोडाफोन आइडिया ने अगेंस्ट ट्राई फॉल रजिस्टर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। कोर्ट बैटल लूम्स ओवर एशियन कलर इंसॉल्वेंसी। 2018 में SBI ने एशियन कलर कोटेड इस्पात को NCLT में डेथ रिजोल्यूशन के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें बिडिंग इनवाइट करी गई थी और 2019 में JSW ने जो बिडिंग गई थी वो सबसे हाईएस्ट बिडर के फॉर्म में इमर्ज होकर के आया था, जिसको लेकर के फिर से कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। अंडर दिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स RP ऑफ द एशियन कलर कोटेड इस्पात रिजेक्टिंग द फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कंपनी आफ्टर JSW स्टील फेल टू पे आफ्टर विनिंग द रेस इन जून लास्ट ईयर। तो JSW ने जो बिड जीती थी, हाईएस्ट बिडर के फॉर्म में जो आगे आया था JSW फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ एशियन कलर्स, as per the resolution professional JSW failed to pay after winning this bid, जिसके लिए दोबारा से बिडिंग हुई और दोबारा से बिडिंग में US की एक कंपनी इंटरप्ट्स ने बिडिंग को जीता और अब उसको लेकर अनदर कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है, जिसको लेकर के इंटरप्ट फिर से नेशनल कंपनी नॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा इन ऑर्डर टू फोर्स द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड द कंपनीज लैंडर टू कंसीडर इट्स offer. And if we talk about the ACCIL has defaulted on approximately 5,000 crore worth of bank loans. और जो फर्स्ट बिड में JSW ने 1,550 करोड़ की बिड लगाई थी, जिसको फिलहाल के लिए लेंडर्स ने उस टाइम के लिए अप्रूव कर दिया था। हालांकि NCLT ने उसका कोई भी अप्रूवल नहीं दिया था। दैट बिड whatever quoted by JSW was actually approved by the lender, but NCLT has not approved the resolution plan submitted by the JSW Steel. तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में एशियन कलर का जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस था वो फिर से स्टक हो गया। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि JSW ने बिडिंग कर दी तो प्रोबेबली जो बैंक्स हैं उनका जो लोन का अमाउंट है वो उनको कुछ अमाउंट रिटर्न हो जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर NPA विल washed out and a bank will able to improve their financial book. But अब इस तरह से कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं JSW को लेकर। इंटरप्ट्स इनकॉर्पोरेशन जो कि बेसिकली US की कंपनी है, वो शायद सेकेंड बिडर था इसमें, तो अब वो भी NCLT जा रहा है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के। तो हो सकता है जो रिजोल्यूशन प्रोसेस
एशियन कलर्स की जो जल्दी वाइंड अप होनी थी, अब वो और टाइम लेगी क्योंकि इंटरप्ट्स अब फोर्स कर रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और एनसीएलटी को कि उसका ऑफर कंसीडर किया जाए, क्योंकि जेएसडब्ल्यू अपने टाइम पर अपना पेमेंट नहीं दे पाया, पेमेंट देने में फेल हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। 60% लैंड बाय फॉर बुलेट ट्रेन कंप्लीट। तो जो बुलेट ट्रेन को जो रन करने की डेडलाइन है दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23, उसी प्रोसेस में जो एक्विजिशन होना था बेसिकली मुंबई से या गुजरात और दादरा एंड नागर हवेली से जो लैंड एक्विजिशन होना था बुलेट ट्रेन को लेकर के, जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर के, उसका 60% लैंड एक्विजिशन हो गया है। एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑफ लैंड एक्विजिशन हैज एक्चुअली बिकम द न्यूज, क्योंकि इस मुंबई और गुजरात या बोल सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नागर हवेली से जो भी लैंड एक्विजिशन हो रहा था, उस लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के लोकलाइट्स के द्वारा, जिसको देखते हुए कहा जा रहा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस बुलेट ट्रेन project till 23. But as per the current data, Government of India has actually successfully acquired the 60% of the land required for running this bullet project. तो 508 किलोमीटर का टोटल ट्रैक अलाइनमेंट है, जिसमें 350 किलोमीटर गुजरात से एक्वायर करना है, 550 किलोमीटर का ट्रैक महाराष्ट्र में आएगा और 2 किलोमीटर का दादरा नागर हवेली में। एंड अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर लेंथ का जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड स्ट्रेच में जाएगा। द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1.08 ट्रिलियन और जिसके लिए JICA ने 88,000 करोड़ का लोन बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट में कंट्री इंडिया को दिया है, दैट इज 0.01% का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। तो बहुत सारे इसमें हर्डल्स थे लैंड एक्विजिशन को लेकर के और अदर रेगुलेटरी मेजर्स जो एक्चुअली हर्डल क्रिएट कर रहे थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि गवर्नमेंट के लिए 2023 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60% का एक्विजिशन ऑलरेडी कर लिया, लैंड एक्विजिशन कर लिया, उसको देख करके लग रहा है कि ऑल्दो 2023 स्टिल अ चैलेंज, बट विद इन 1 or 2 year delay this bullet train projects can be seen as running. News of the day, Google commits $10 billion to hasten India's digitization. तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। Vocabulary of the day, resilience. Resilience means लचीलता and लौटाव, rebounds, relapse, flexibility, all these are the synonyms. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter and ResearchGate. That's all for today, student. If you like, please share and subscribe. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Thank you so much.